हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है और तैयारियाँ आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये एसएसटी की क्लास है और एसएसटी के यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखेंगे, जबकि एसएसटी के रियल हम देखते हैं तो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन एसएसटी के पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं 23 ही क्वेश्चन कराता हूँ वीडियो में, ताकि छोटी वीडियो आराम से आप उसे फुल वॉच कर पाएँ, देख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भूगोल की कक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। तो ए में कहा जा रहा है, क्या होगा यदि भारत के जंगलों से बाघ गायब हो जाएं, ऐसा कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन भी क्यों कहा जाता है। और सी में कहा जा रहा है, उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और डी में कहा जा रहा है, क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए मानसून कमज़ोर तथा क्षीण हो जाए। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प को चयन करना है कि क्या सही होगा यहाँ पर, जैसे कि केवल 1, 2, 3 यानी ए बी सी सही होगा, या बी सी सही होगा, या ए सी सही होगा, या ए डी सही होगा। तो पहले का सही क्या होगा, इसका ए और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी में क्या कहा जा रहा है, क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए मानसून कमज़ोर तथा क्षीण हो जाए। और ए में कहा जा रहा है, क्या होगा यदि भारत के जंगलों से बाघ गायब हो जाए। तो ए और डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी बी और सी यहाँ पर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। नीचे दी गई ए व बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर वायुमंडल की परत की पहचान करना है। ए में कहा जा रहा है, आयन मंडल इस परत का भाग है। और बी में कहा जा रहा है, रेडियो संचार में ये परत मदद करती है। तो कौन सी ऐसी यहाँ पर परत है, वायुमंडल की बात हो रही है। वायुमंडल में आयन मंडल इस परत का भाग आती है और रेडियो संचार में ये परत मदद करती है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्रोत है जिसके बिना सामाजिक अध्ययन का शिक्षण पूरा नहीं हो सकता। किसके बिना सामाजिक अध्ययन का शिक्षण पूरा नहीं हो सकता। तो पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट कार्य, घर का पाठ, ग्लोब और मानचित्र। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोब और मानचित्र के बिना सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 95% लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ। बाकी प्रीवियस ईयर के पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो भी कराता हूँ मैं। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, समय बहुत कम है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं कि सर वीडियो ठीक लग रही है या वीडियो ख़राब लग रही है। वो तो आपको पता चल ही जाएगा, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्वेश्चनों का लेवल आपको पता चल जाएगा। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य यानी बीच की जो अधिकतम दूरी होती है उसको उपसौर कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीटेट ने तो पूछा ही पूछा है और भी कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काल क्रमानुक्रम में भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने की व्यवस्था कीजिए। जो भारत में यूरोपीय कंपनी आई थी उनको क्रम से लगाना है, सीरियल से लगाना है। जैसे कि पुर्तगाली कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और 3 नंबर पे दिया है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 4 पे दिया है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा कोड सही होगा। तो 5 को हम क्रम से लगा लेते हैं। 5 में हमारा क्या सही हो जाएगा, तो 1, 2, 3 ये सारे के सारे किस फॉर्मेट में लगे हैं, 1, 2, 3 और 1, 4 ये सब क्रम से लगे हुए हैं। पुर्तगाली कब आए थे भारत, तो पुर्तगाली कब आए थे, तो पुर्तगाली 1498 में आए थे। और कबीरदास का जन्म कब हुआ था, 1398 में, ये भी याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज यानी कि 1608 ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंच की अगर बात की जाए, फ्रेंच तो यहाँ पर
64 को याद रखना है। तो इस तरह से ये क्रम में है, इस तरह से ये क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच में स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण और 66.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण। क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा कर दिया है, कुछ भी नहीं है, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण उष्णकटिबंधीय अक्षांश के बीच में स्थित रहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति अंग्रेज थे या फ्रांसीसी थे या डच थे या पुर्तगाली थे? तो सबसे पहले मैंने अभी बताया था पुर्तगाली के बारे में, 1498 को याद रखना है। पुर्तगाली ने एंट्री की है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी पर निम्नलिखित 2 कथन, इसमें ए और बी पर विचार करें। ए में कहा जा रहा है कि सामाजिक आंदोलन का आयोजन सरकार और लोकतंत्र में इसके कामकाज को चुनौती देने का एक तरीका था, और बी में कहा जा रहा है लोकतंत्र लोगों को भाग लेने की अनुमति देता है लेकिन सभी वर्ग के लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं है। क्या बी और ए दोनों बातें सही है? यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोकतंत्र लोगों को भाग लेने की अनुमति देता है। ये लाइन यहाँ तक तो ठीक है कि लोकतंत्र लोगों को भाग लेने की अनुमति देता है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि सभी वर्ग के लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं है, जबकि सभी वर्ग के लोग ऐसा करने में सक्षम होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर वर्ग को वोट डालने का अधिकार भी होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको अधिकार है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान इस बात की इजाज़त देता है, अधिकार देता है हमको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है गलत है और पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, ये सत्य और भी असत्य है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अंग्रेजों की भारत में पूर्व निर्मित प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी? तो प्रथम फैक्ट्री बताना है 9 नंबर में, तो मसूलीपट्टनम थी, इसको याद रखना है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? समकक्षी मूल्यांकन के लिए ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्यों का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट सही बैठता है। ये जोड़ों और समूह में नहीं किया सकता है, गलत है। ये योगात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है, गलत है। और ये भी गलत है, पहला वाला बिल्कुल ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था या बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर कहाँ पड़ता है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे बक्सर कहाँ पड़ता है, किस राज्य में बक्सर पड़ता है, उस राज्य को, इस स्टेट को बताना है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, बक्सर को याद रखना है। 1526 में क्या हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, ये याद रखना है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 और दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध पानीपत का कब हुआ था? 1761 में हुआ था। तो 1764 मैंने बता दिया बक्सर का युद्ध, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। स्पेशल मैंने हर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियो बना दिए। मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी से नहीं रहती है, 30 क्वेश्चन अधिकतम रहते हैं। बस आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए और अपने डाउट्स परीक्षा में बैठने से पहले क्लियर कीजिए और एक अच्छा स्कोर करके आइए। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? समुच्च जुताई क्या है? अंतिम मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कैसे जिए? और सी में कहा जा रहा है इतिहासकार पुराने समाचार पत्रों से प्राप्त सूचनाओं को पुलिस विवरण यानी रिपोर्ट में पाई जाने वाली सूचना से भिन्न होते हैं। और डी में कहा जा रहा है यदि आप
संसद के सदस्य होते हैं तो ऐसे 2 प्रश्नों की सूची बनाइए जो आप पूछना चाहते हैं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बी और डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, ये एक क्या है? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रूढ़िवादिता को यानी जेंडर पे डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है, ज़रूर पूछता है। सीटेट की अपनी खासियत है, क्वेश्चन को कुछ अलग ही अंदाज में पूछता है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, क्या वास्तव में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं? बिल्कुल गलत बात है। आजकल महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर नहीं हैं, बाकी काफ़ी शक्तिशाली होती जा रही हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बात क्या है? मिथ्यक बात है, झूठी बात है, यानी गलत बात ठहराई जा रही है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर नहीं है। ठीक है, जैसे कि भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम कौन सा होता है? यूपीएससी होता है। अभी आप यूपीएससी का रिज़ल्ट उठा के देख लीजिए, 10 में से 6 लड़कियों का ही नंबर रहा है ना। तो कैसे करके लड़कियों को कमज़ोर मान सकते हैं? लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं हैं, किसी भी क्षेत्र में। पहले बॉर्डर पे नहीं भेजा जाता था, अब बॉर्डर पे भी भेज दिया जाता है। कोई एक सेक्टर नहीं बचा है जहाँ पर कि महिलाएं नहीं हैं। तो पुरुषों से बढ़ चढ़ के आगे ये महिलाएं काम ले रही, तो ये बात क्या है? झूठी है। आपके आईक्यू लेवल को सीटेट चेक करना चाहता है, इसीलिए पेडागोजी का ज़्यादा से ज़्यादा लेवल देखने को मिलता है। पेडागोजी चाहे आपका हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे संस्कृत सब्जेक्ट हो, चाहे आपका सीडीपी हो मनोविज्ञान, या आपका इंग्लिश हो, या आपका एसएसटी हो, सब में पेडागोजी लगभग 50% देखने को मिलती है। और यही कारण होता है कि सीटेट में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए में कहा जा रहा है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता है। क्या ऐसा होता है कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना बहुत कठिन होता है? जटिल मतलब कठिन होता है। कारण भी पढ़ लेते हैं। आर क्या कह रहा है कि भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित समाज वैज्ञानिकों की कमी है। ऐसा है क्या? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का राइट है, ए तो सही है परंतु आर जो है गलत है। ए सही है परंतु आर यहाँ पर गलत है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर यहाँ पर गलत हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। तो किसी नीति की खोज करना है हमें। कहानियाँ एवं विवरण, प्रयोग, हास्य पट्टियाँ, कविताएँ। तो क्या सही हो जाएगा 15 का? तो 15 का ए सी डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ए सी और डी सही हो जाएगा। ए में कहा जा रहा है कहानियाँ एवं विवरण सही है, और सी में कहा जा रहा है हास्य चित्र पट्टियाँ, और डी में कहा जा रहा है कविताएं। यूज यानी प्रयोग को नहीं लेना है, बाकी ए सी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है क्लास को बनाने में, और आपसे कोई चार्ज तो लिया नहीं जाता है, बस बदले में आप लाइक तो कर ही सकते हैं, बस लाइक कर दीजिए। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना में एक विशिष्ट उद्देश्य बनाती है। विद्यार्थी ऑक्साइड्स का वर्गीकरण करके घुलनशीलता के गुणों के आधार पर कर सकेंगे। इसमें विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर उद्देश्य बताना है क्या है? तो संश्लेषण क्या है यहाँ पर? उद्देश्य है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बुद्ध के महात्मा बुद्ध के बारे में गलत कथन बताना है, असत्य कथन यहाँ पर चयन करना है। सारनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहीं पर बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया है सारनाथ के बारे में। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। हाँ, सारनाथ में ही पहला महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, तो ये बात तो सही है। लेकिन हमसे तो गलत पूछा जा रहा है, दूसरा पढ़ लेते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ये बात भी सही है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तीसरा पढ़ते हैं, बुद्ध ने सिखाया कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं है, ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। बुद्ध ने सिखाया कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि इसका उल्टा हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमारा जो जीवन है उस पर कर्म का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि कर्म पे ही सब कुछ डिपेंड रहता है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो फल की लालसा यानी इच्छा नहीं कर सकते। कर्म ही सब कुछ है, इसीलिए उन्होंने
कर्म को ही प्रधानता दी है, और जब तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में गलत है। अब यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है। देखिए कितनी बार सीटेट ने घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा है। एक ईयर में उस क्वेश्चन को पूछ लिया और दूसरे टाइम में इसको पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में गलत है। अब यहाँ पर हमें फिर से गलत बताना है। तो बुद्ध के 2 प्रकार के शिष्य थे, पूजक यानी कि भिक्षु और उपासक, पूजक और उपासक थे। 18 नंबर में पूछा जा रहा है, तो हमें क्या क्या बताना है, बुद्ध धर्म के अनुसार गलत बताना है हमको। तो गलत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा गलत क्या हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया कि बुद्ध के 2 प्रकार के शिष्य थे। ऐसा तो नहीं था कि बुद्ध के 2 प्रकार के शिष्य थे, तो पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबकि भिक्षुओं को उनकी शिक्षाओं के प्रसार के उद्देश्य से संघ में संगठित किया गया था। हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाओ और संगम शरणम गच्छामि, तो संघ की बात की गई है, तो ये तो ठीक है। ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान और भगवतीवाद के उदय से बौद्ध धर्म का पतन हुआ था। हाँ, ब्राह्मणवाद का जो पुनरुत्थान हुआ था, ब्राह्मणवाद दोबारा जो जिंदा हुआ था, दोबारा एंट्री की थी, उसकी वजह से बौद्ध धर्म समाप्त हुआ था, लगभग ख़त्म होने की कंडीशन में चला गया था, यानी पतन हुआ था। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट गलत हो जाएगा और हमें गलत ही बताना है। क्वेश्चन को बस अच्छे से पढ़ना है और सही से क्वेश्चनों को पढ़ के एक अच्छा स्कोर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल प्रशासन के बारे में सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है मुगल काल की एंट्री कहाँ से हुई है, बाबर के द्वारा हुई है। बाबर के द्वारा कहाँ से, जैसे कि इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल आपको डेट याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और यहीं से मुग़ल काल की एंट्री हो गई थी, यानी मुग़ल काल की यहाँ से स्थापना हो गई थी। तो ये याद रखना है कि मुग़ल काल की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। किसको हरा के की थी, इब्राहिम लोदी को हरा के की थी। SST सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें सारा कुछ आता है, भूगोल भी आता है, इतिहास भी आता है, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा डियर। तो इसमें जो है आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि 60 में से बहुत टफ SST आता है। 60 में से अगर आपने 40 का भी स्कोर यहाँ से खड़ा कर दिया तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। तो मुग़ल प्रशासन केंद्रीकृत निरंकुशता पर आधारित था, में कहा जा रहा है। इसे इस्लामी कानूनों के अनुसार बनाया गया था, इस्लामी कानूनों के अनुसार बनाया गया था, ये बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको तो गलत बताना है। केंद्र ने सूबों पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया था, ये बात गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ सही पूछ रहा है ना कि गलत। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक युक्ति तुर्क युक्ति थी। क्या पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, अभी मैंने जिक्र किया था, क्या बताई थी डेट, 21 अप्रैल 1526 बताई थी पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, वही पूछा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक क्या तुर्की युक्ति से थी, क्या तुर्की फॉर्मेट पे उसने काम किया था। 20 में बताना है। और 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है, हुमायूं ने भारत में गन पाउडर और तोपखाने के उपयोग को लोकप्रिय बनाया था। क्या ये बात सही है। हाँ, केवल पहला वाला यहाँ पर पॉइंट ठीक है, जबकि दूसरा वाला हुमायूं के संबंध में कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक तुर्की युक्ति से थी, यही कारण था, तोपखाने का कारण था, तोप की वजह से ही बाबर युद्ध को जीत गया था, क्योंकि बाबर के पास क्या था, 12,000 अश्वरोही थे, यानी घोड़े थे, यही उसकी सेना थी। और जबकि इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1.25 लाख सेना थी, फिर भी इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार गया था। तोपखाने की वजह से काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला था बाबर के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ये लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया है। ऐसा क्वेश्चन ये लास्ट टाइम 21 जनवरी 2024 को, और मैं ये वीडियो जिस समय बना रहा हूँ
आपके लिए, तो ये भी 2024 में बना रहा हूँ। जो अभी 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, एसएसटी के अंतर्गत इस सवाल को यहाँ पूछा गया है। देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन सीटेट पूछता है। तो ये किसकी बात हो रही है? तो रजिया सुल्तान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। और अगर इनके शासन की बात की जाए तो 1236 से लेकर 40 तक इन्होंने शासन किया था और ये मर्दों वाला पहनावा पहन के राजपाट में आया करती थी। काफ़ी लोग इनसे नफरत भी करते थे और इसी कारण 4 साल के शासनकाल में इनकी हत्या कर दी गई थी, इनको हटा दिया गया था पद से। तो रजिया सुल्तान एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। बहुत बार रजिया सुल्तान से क्वेश्चन इधर उधर घुमा फिरा के पूछा जाता है और ये नया ही क्वेश्चन बना के सीटेट ने पूछ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल पर एक्सुलियन औजारों के साथ पशुपात चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? किसका साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्रिमपक्कम। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? तो ऐसा कौन सा है? 23 नंबर में पूछा जा रहा है। तो इनाम गांव को याद रखना है। इनाम गांव में यहाँ से पीसीएस में भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट बिल जिसे द्वारा पेश किया गया था 1883 में, एक प्रस्तावित और एक विवादास्पद बिल था। अगर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा बिल विवादास्पद रहा है, तो इल्बर्ट बिल को याद रखना है। अच्छा, ये बिल आया कब था? तो 1883 में आया था। ये डेट भी याद रखना है। किसके समय में ये बिल आया था? कौन अंग्रेज शासक था? तो उसका नाम याद रखना है। लॉर्ड रिपन के समय में ये बिल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना होता है। क्या ये वाला स्टेटमेंट सही है? चलिए दूसरा पढ़ लेते हैं। संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है यहाँ पर और बी क्या है? गलत है। बी गलत है। संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना होता है। राजनीति संविधान के द्वारा ही चलती है, इसीलिए पहला ठीक है और दूसरा यहाँ पर गलत है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी टेम्परेरी स्पीकर की बात की जा रही है कि टेम्परेरी स्पीकर यहाँ पर कौन थे। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा जाता है और अभी 2-3 दिन पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम यूपीएससी, उसमें ही इस क्वेश्चन को पूछ लिया। लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम अगर मैं ऑल एग्ज़ाम की बात करूँ तो 1000 से ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। लेकिन यूपीएससी ने इस बार इस तरह से क्वेश्चन को नहीं पूछा, क्वेश्चन को थोड़ा से अलग हटा के पूछा था। जैसे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूर्व अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऐसे करके थोड़ा सा लाइन में बना के पूछ लिया। बात वही है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखना है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और कब बनाया गया था ये भी याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को इनको बनाया गया था। और स्थायी अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को याद रखना है, यानी कि 2 दिन के बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। अस्थायी में सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इनको कब बनाया गया था? तो 6 जुलाई 1946 को बनाया गया था। टोटल मेंबर पूछे जाएं प्रारूप समिति में कितने थे, टोटल सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य थे, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और 6 मेंबर और थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का अधिकार देता है जो
21 नंबर अनुच्छेद है, आर्टिकल 21 है, ये किसका अधिकार देता है, किसकी यहाँ पर बात करता है, तो ये जीवन का अधिकार की बात करता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो ये बात क्या है, सही है या गलत है। 2 नंबर में कहा जा रहा है ये प्रत्यक्ष चुनाव के परिणाम स्वरूप हुआ था, और 3 में कहा जा रहा है ये बहुपक्षीय निकाय था, और 4 में कहा जा रहा है इसने कई समितियों के माध्यम से काम किया था। तो यहाँ हमें कूट के माध्यम से बताना है। 28 नंबर में क्या सही हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 और 4 पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि 3 में क्या कहा जा रहा है कि ये बहुपक्षीय निकाय था, और 4 नंबर में कहा जा रहा है इसने कई समितियों के माध्यम से काम किया था। हाँ, बहुत सारी समितियाँ बनी थी जिसके माध्यम से यहाँ पर काम किया था, कोई एक समिति नहीं थी जिसमें काम किया था, बहुत समितियाँ थीं। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों के आश्वासन समारोह का हिस्सा माना जाता है। तो किसको माना जाता है, स्वच्छता कानून लागू करना, इसको माना जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर। कौन सी समुद्री लहरों की अपरदनजन्य विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है वो बताना है यहाँ पर। चट्टान, समुद्र तट, समुद्री गुफा, समुद्री मेहराब। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल समुद्र तट हो जाएगा। समुद्र तट को बिल्कुल याद रखना है, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है, सभी भाई बहन पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए, और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए।